बीजेपी के बारे में दो बातें कही जाती हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो भाजपा हार जाएगी। दूसरी बात कही जाती है कि भाजपा को पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देते हैं। दो बातें भाजपा के बारे में कही जाती है और ये दोनों चीजें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ये आप खुद तय करिए। लेकिन एक ऐसे चुनाव के नतीजे में आपको बताने वाला हूं जिसमें बीजेपी हर बार मुंह की खाती है। जेएनयू के अंदर चुनाव हुए और जेएनयू के चुनाव में 4-0 से भाजपा के संगठन एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया। और आपको एक लाइन में यह बता देता हूं कि जेएनयू में जो मतदान होता है वो बैलेट पेपर से होता है और जेएनयू वो संस्था है जो खास तौर पर भाजपा समर्थक या भाजपा के नेताओं की आंखों में खटकती है। लेकिन उस जेएनयू में एबीवीपी का सुपड़ा साफ, और अब से नहीं, लगातार हो रहा है, हो ही रहा है। बीजेपी का संगठन एबीवीपी वहां पर जीत ही नहीं पा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, जैसे ही 4 वोट से भी आगे अगर एबीवीपी निकलने लगे तो ढोल नगाड़े बजा बजा करके माहौल बनाया जाता है कि देखो साहब, हम जीत रहे हैं, हम झंडे गाड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन स्थिति सामने आ गई। जेएनयू के अंदर 4-0 से सुपड़ा साफ हो गया। और यह स्थिति आप देखिए, जेएनयू में किस तरीके से जो है वो परचम लहराया है लेफ्ट का। ये 4 कैंडिडेट जेएनयू इलेक्शन के अंदर जीते हैं। धनंजय प्रेसिडेंट के सीट पर जीते हैं, अभिजीत वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर जीते हैं, प्रियांशी वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जीती है और मोहम्मद साजिद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर जीते हैं। ये चारों जो हैं वो जीत गए हैं, लेकिन भाजपा का एबीवीपी संगठन वो हार गया। जरा देखिए क्या लिखा था, लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम। लेकिन एबीवीपी को बता दिया जेएनयू ने कि लाल था, लाल है। यही जो है नतीजे बताते हैं साहब। एबीवीपी का जो नारा था वो फुस हो गया। अब जरा देखिए रिजल्ट जो है वो किस तरह से रहा है। जेएनयू रिजल्ट, प्रेसिडेंट की सीट पर धनंजय जीते हैं लेफ्ट के, 2411 वोट उनको मिले। उमेश चंद्रा जो है एबीवीपी के 1787 वोट मिलते हैं उनको। वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर अभिजीत घोष जीतते हैं, 2135 वोट मिले उनको। दीपिका शर्मा 1545 वोट के साथ में दूसरे नंबर पर। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अर्जुन आनंद एबीवीपी के 1992 और प्रियांशी लेफ्ट की सपोर्ट से वो यहां पर जीती हैं 2719 वोट के साथ में। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर गोविंद डांगी एबीवीपी के 2159 सीट पर और मोहम्मद साजिद जो है वो 2336 सीट के साथ में यहां पर जीत गए। एक ही सीट है ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट, वहां पर जो मार्जिन है वो थोड़ा कम है, 2300 और 2159 का। और बाकी की सीटों पर आप देखेंगे तो अच्छे खासे मार्जिन से हराने का काम किया है। लेकिन देखिए कि कैसे भाजपाई खुश हो जाते हैं। एक नए नए भाजपा के समर्थक बने हैं। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, पहले जो है बड़े कसीदे पढ़ते थे योग्य अखिलेश यादव के और योगी आदित्यनाथ को, पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, वामपंथ के गढ़ में जेएनयू में भी मोदी लहर, छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी सभी पदों पर आगे, यह पहली बार हो रहा है। इन्होंने जी न्यूज की खबर लगाई और जो एक वीडियो लगा दी जिसमें वहां पर नारे लग रहे थे। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इन्होंने अपना वीडियो डिलीट नहीं किया, ट्वीट भी डिलीट नहीं किया, जानकारी भी नहीं दी कि हां 4 सीट पर हम हार गए हैं, 4-0 से सुपड़ा साफ हो गया है। और ये क्यों इन्होंने लिख दिया और क्यों जो है खबर निकल करके सामने आई, इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको आगे बताता हूं। एक और जो है वो देख लीजिए इसके साथ साथ। डॉक्टर मिराज हुसैन ने लिखा है, जेएनयू में भी अगर ईवीएम से चुनाव हो तो एबीवीपी इतनी बुरी तरह से कभी नहीं आ रहे, ये इन्होंने कहा है। देखिए
जेएनयू बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, अभी भी बहुत दूर की कौड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर टक्कर दी है, हो जाता है, कई बार टक्कर हो जाती है, लेकिन जेएनयू में कब्जा करना, जेएनयू में अपना वर्चस्व कायम करना, वो बीजेपी के लिए अभी दूर की कौड़ी है। और यह बड़ा सवाल है, आखिरकार ये बैलेट पेपर का चुनाव, और जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर उस विचारधारा को समर्थन क्यों नहीं मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश भर में बीजेपी अगर 2 बार से जीत रही है तो देश भर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन यह जरूर सत्य है कि जब देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के अग्निपथ जैसे स्कीम का मुद्दा, ये तमाम सारे मुद्दे हैं, और अगर उसके बावजूद जो है वो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर चैनलों में दिखाया जा रहा है कि 400 पार हो गया है, तो क्या लोगों के लिए ये मुद्दे कोई अहमियत नहीं रखते हैं? सवाल इस बात का है। और सवाल यह भी है कि किस तरीके से भाजपा के बुरे दिन चल रहे हैं। मैं जेएनयू की खबर पर आऊंगा, लेकिन छोटी सी एक अपडेट आपको दे देता हूं। बीजेपी के लिए कल 2 बड़े झटके रहे। एक तरफ तो जेएनयू में उनकी हार हो गई, और दूसरी तरफ एक बुरी खबर यह आई कि जेपी नड्डा जी की पत्नी, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हो गई, एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैडम जी की फॉर्च्यूनर कार थी, सफेद रंग की, जेपी नड्डा जी की पत्नी की, और चोरी हो गई साहब। दिल्ली के अंदर से चोरी हो गई। एक तरफ नारा देश मजबूत हाथों में है, अच्छे दिन चल रहे हैं, और भाजपा के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, अब इससे बड़ा नेता कौन और होगा, इन्हीं की पत्नी की कार चोरी हो गई। तो समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो है वो पूरा गणित काम करता है, किस तरीके से जो है वो गणित काम करता है, और कैसे जो है वो बीजेपी इन सीटों पर नहीं जीत पाती है, कैसे बीजेपी यहां पर इस क्षेत्र के अंदर अभी तक सेंधमारी नहीं कर पाई है। और मैं आपको थोड़ा सा गणित समझा देता हूं। गणित समझने के लिए आप जो है ये विनय सुल्तान का एक पोस्ट देखिए। विनय सुल्तान ने काम की बात लिखी है, जेएनयू में बैलेट पेपर से मतदान होता है। काउंटिंग में पहले साइंसेज और संस्कृत सेंटर के बॉक्स खुलते हैं। यहां एबीवीपी को हमेशा बढ़त मिलती है, लेकिन यहां के वोट बहुत कम है। यहां से आमतौर पर एबीवीपी 200-250 की बढ़त लेती है। अब बस इस 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला टाइप के टिकर चलते हैं टीवी के ऊपर। टिकर मतलब जो नीचे पट्टियां चलती हैं। फिर काउंटिंग शुरू होती है एसएल, एसआईएस और एसएस की। यहां लेफ्ट का गढ़ है, असल वोट यही है। फिर एबीवीपी हारती है। हर साल ऐसा ही होता है। पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर हर बार लोग गच्चा कैसे खा जाते हैं। और इन्होंने कहा कि फाइनल में जो आंकड़े आए हैं उसमें एबीवीपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी करीबी मुकाबला था। ईमानदारी से इन्होंने ये बात लिखी है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले ललन टॉप में और कई जगह पर काम किया। पीएम केयर फंड पर एक इनका बहुत बड़ा खुलासा, कई बड़ी बड़ी स्टोरी इंडिया टुडे के लिए की है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी इन्होंने अच्छे खासे ढंग से जो है रिसर्च करके चीजें लिखी हैं। तो ईमानदारी से जो है बात को कह रहे हैं कि यह स्थिति है। लेकिन जो भोंपू हैं उनको केवल एक तरीके की बात समझ में आती है। जो भोंपू हैं उनको केवल एक ही धुन, एक ही नारा, एक ही रंग दिखाई देता है। वो दूसरी चीज को ना स्वीकार कर सकते हैं, ना दूसरी चीज का गुणगान कर सकते हैं, ना दूसरी चीज का बखान कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जेएनयू जैसे संस्थान में अभी भी बीजेपी बहुत दूर की कौड़ी है। अभी भी यहां पर बीजेपी के लिए दाल जो है वो गलने वाली दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी बीजेपी के लिए बहुत भारी संकट यहां पर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये पूरा माहौल खड़ा हुआ है, और उसमें खास तौर पर जो बुद्धिजीवी तबका या खास तौर पर जो स्टूडेंट है, वो
बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से मुखालफत करता रहा है और वो मुखालफत जो है वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ी है। और आपको पता होगा कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण आई थी और दीपिका पादुकोण जेएनयू में जब गई, जब जेएनयू के बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, जेएनयू में आपको वो भी पता होगा जो कोमल गुप्ता एक बार मुंह पर नकाब लगा करके आई थी, पता ही नहीं चल पाई कि कहां चली गई। आज तक पुलिस खोज ही नहीं पाई। अमित जेपी नड्डा की जो पत्नी है, इनकी गाड़ी खोज दे, ये जरूर हम कामना करेंगे। लाठियों, छात्रों पर तो लाठी चलती रहती है, लेकिन जो 2024 से चुनाव से पहले का जो माहौल है, अगर यही जो है वो एबीवीपी चारों सीट जीत जाती तो सारे चैनलों पर एक खबर चल रही होती, सारे चैनलों पर जो है बताया जाता कि देखो मोदी लहर, मोदी लहर। जैसे कुछ लोग थोड़ी सी देर भी अगर आगे चली जाए बीजेपी तो उसको मोदी लहर बताने लगते हैं। लेकिन अब जब बीजेपी बुरी तरीके से यहां पर पिछड़ती है, बीजेपी 4-0 से साफ हो जाती है, तो इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं करता है, इसको लेकर के कोई खबर जो है वो टीवी के अंदर नहीं होती है। बस उसको तो फिर ये कह करके कि हां ऐसा तो हर बार होता ही है। ऐसा हर बार क्यों होता है? क्या ऐसा हर बार इसलिए होता है क्योंकि यहां पर बैलेट पेपर है? क्या ऐसा हर बार इसलिए यहां पर होता है क्योंकि यहां पर पढ़ा लिखा युवा है जो समझता है? लेकिन यहां से जेएनयू से ही कन्हैया जैसे लोग निकले और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को किस तरीके से बदनाम करने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए गए, और उसमें अभी तक जेएनयू से निकले हुए कन्हैया कुमार वो राजनीति में कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन अभी तक जो है वो जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए उनको सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये चीज आप सोचिए। तो बहरहाल मुझे लगता था कि इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, और इसीलिए जो है मैं इस खबर को आपके सामने लेकर के आया। आप लोग शेयर करिए इसको और आप बताइए कि क्या वाकई ऐसा है क्या कि जहां पर बैलेट पेपर है तो वहां पर बीजेपी हारेगी, जहां पर ईवीएम है तो वहां पर बीजेपी जीतेगी, और जहां पर पढ़ा लिखा नौजवान है जो समझता है, जो अपने हक अधिकार को जानता है, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा क्या? क्या ऐसा है क्या सच में? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या जेएनयू में जिस तरीके का माहौल है, इसको क्या आप इस तरीके से समझ सकते हैं? देश में इस वक्त में करीब करीब 2 करोड़ लोग हैं जो पहली बार वोट देंगे, और ये 2 करोड़ लोगों में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग हैं। और अगर उनकी सोच, उनकी विचारधारा अगर बीजेपी से अलग हो गई है, बीजेपी के खिलाफ है वो, तो यकीन मान करके चलिए बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान वो फिर तय है। बीजेपी को बड़े नुकसान से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।